2 महीनों के बाद सब लोग राजा के आदेश के लिए इकट्ठे हुए हैं और संतरी आदेश पढ़ते हुए कहता है, पुरातन समय से ही सम्राट भगवान की इच्छा के अनुसार ही चलते हैं और हर एक सम्राट अपना उत्तराधिकारी स्वयं चुनता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये निर्णय देश के लिए सौभाग्यशाली हो, देश की सीमाएं दूर दूर तक फैलें। एक सम्राट होने के नाते हमने दिन रात मेहनत की है। ये जिम्मेदारी मेरे पूर्वजों से मुझे मिली थी और मैंने इसे पूरे दिल से स्वीकार किया और निभाया। और मेरा सबसे बड़ा बेटा हांगफू जिन बहुत ही काबिल और समझदार है। वही इस देश की सेवा करेगा भविष्य में सम्राट बनकर। मैं स्वर्ग, राजमाता और अपने सभी दरबारियों के आदेश को स्वीकार करते हुए हांगफू जिन को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ और आज मैं हांगफू जिन को युवराज की उपाधि देता हूँ। जिन घुटनों के बल बैठकर आदेश को स्वीकार करता है और राजा का धन्यवाद करता है। उसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोग जिनके सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं, झुककर युवराज की जय हो के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। रस्म खत्म होने के बाद राजकुमार वापस लौट रहा था। उसे कोई आवाज लगाता है, जिया रुको जरा। ये आवाज लगाई थी टिंग ने। वो कहता है, हालात अब स्थिर हो गए हैं, सब कुछ अब ठीक है, पर महारानी के तजुर्बे और प्रभाव से हमारा फायदा उठाया गया है। राजकुमार पूछता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो टिंग कहता है, जिन युवराज बन गया तो जाहिर सी बात है कि इस सब के पीछे पक्का उसकी माँ का ही हाथ है, इस कत्ल के पीछे भी। राजकुमार मुस्कुराकर कहता है, अच्छी बात है। पर टिंग को राजकुमार के मुस्कुराने की वजह समझ नहीं आ रही थी। वो गुस्से से कहता है, पर ये सब कुछ मेरे मामा जी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था, उन्हें सजा मिली। खैर, सजा खत्म होने के बाद उन्होंने एक एक गुलाम से बदला लिया जिन्होंने भी उन्हें पीटा था। राजकुमार कहता है, नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। टिंग एकदम से चौंक जाता है, रानी से कहता है, क्या? राजकुमार कहता है कि बहुत ही सच्चे दिल का कुंफू मास्टर है जिसने उन लोगों को पीटा। टिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस राजकुमार को देखे जा रहा था और फिर से पूछता है, सच में? रात के समय राजकुमार अपने कमरे में है और मन में कहता है, हालांकि ऐसा एक ही कुंफू मास्टर है जो दूसरों के मामलों में टांग अड़ाता है। राजकुमार कहता है, जियांग पेंग तुम कहाँ गए थे? जियांग ये सवाल सुनकर घबरा जाता है और कहता, मैं? मुझसे झूठ बिल्कुल मत बोलना क्योंकि तुमसे बहुत बुरी बदबू आ रही है। जियांग के पसीने छूट रहे थे। वो घबरा कर कहता, मैं तो बस कुछ जड़ी बूटियां लाने के लिए अस्पताल गया था। राजकुमार कहता है, अच्छा, काले कपड़े पहनकर ऐसे छुप छुप कर? जियांग कहता, वो तो मैंने चुरानी थी ना जड़ी बूटियां, इसलिए। क्या तुम्हें ये करने के लिए मास्टर जांग ने वहां पर भेजा था? बिल्कुल, तुम्हें लोगों को इनकार करना सीखना होगा। पर लेकिन मुझे पता है कि तुम कुंफू मास्टर हो, पर फिर भी तुम्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया। जियांग पेंग, मेरी बातों का बुरा मत मानना। राजकुमार मन में कहता है, जियांग पेंग सच में मुसीबतें खड़ी करने में माहिर है। जब मैं 11 साल का था तो पिताजी ने मुझे एक सफेद घोड़ा दिया था। जिनको वो घोड़ा चाहिए था और मैं उसे मना नहीं कर पाया। उसके बाद जियांग ने क्या किया था, क्या मुसीबत खड़ी की थी, ये हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।